दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर, उसका यह जो है पार्ट 4 वीडियो है। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले जो मैं देखिए यहाँ पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का जो वीडियो है मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो अभी तक आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 4 लिखा गया है, यानी यह जो है बायोलॉजी 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव का चौथा वीडियो है। और इसमें जो है हम देखिए इसमें जो है हम 10 VBI सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पार्ट 1 वीडियो में जो है मैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को बताया था। और पार्ट 2 वीडियो में जो है 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को बताया था। और पार्ट 3 वीडियो में 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को बताया था। और यह जो है पार्ट 4 वीडियो है। और मैं इस वीडियो में जो है आप सभी को 31 नंबर से लेकर जो है 40 नंबर तक के प्रश्न को बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले ये 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उन सभी वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव को बताया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यह जो है चौथा वीडियो को देखें। तो पहले आप उन तीनों वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें आप, ठीक है। क्योंकि उन सभी वीडियो में मैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ और इसमें भी मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर से है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बोला हूँ कि 3 वीडियो में जो है मैं 30 तक के प्रश्न को बता चुका हूँ। तो अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें हैं तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए यहाँ पर यह जो है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैव पुष्टिकरण क्या है। देखिए इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है जैव पुष्टिकरण क्या है, यानी जैव पुष्टिकरण जो होता है वह क्या होता है। ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त अच्छा प्रोटीन तथा वसा वाली फसलों का विकास ही जैव पुष्टिकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जैव पुष्टिकरण क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त अच्छा प्रोटीन तथा वसा वाली फसलों का विकास यानी वसा वाली फसलों का निर्माण ही जैव पुष्टिकरण कहलाता है। आप सभी समझ गए होंगे कि यह जो प्रश्न है क्या कहना चाहता है। लोगों को स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त जो अच्छा प्रोटीन वाला जो फसल होता है उसी का जो विकास होता है उसे ही हम जैव पुष्टिकरण कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स का जो है यहाँ पर 120 प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर, और केमिस्ट्री का भी 120 प्लस सब्जेक्टिव का स्टार्ट किए हैं, और बायोलॉजी का, जैसा कि यह जो है बायोलॉजी का ही है और यह पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी 120 प्लस में सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं वो तो बायोलॉजी का है ही, लेकिन अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उन सभी प्रश्न को जाकर जरूर देखें। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, यानी एकल कोशिका जो प्रोटीन होता है वह क्या होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैं वैसा ही प्रश्न लाता हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अगर आप 120 प्लस सब्जेक्टिव मेरे द्वारा बताए गए सब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट से 120 प्लस, तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा मेहनत करें और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अगला प्रश्न,
एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, यानी एकल कोशिका प्रोटीन किससे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर कुछ एक कोशिकीय जैसे स्पाइरुलिना, कोलेरा, सिनेडेस्मस। देखिए ये जो तीनों है वह एक कोशिका प्रोटीन है, ठीक है। इन तीनों प्रोटीन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि कौन सा जो है एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को तीनों को जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अभी के अभी। बोला जा रहा है कुछ एक कोशिकीय जैसे स्पाइरुलिना, कोलेरा और सिनेडेस्मस इत्यादि की कोशिका जो होती है वो प्रोटीन युक्त होती है, ठीक है। और इसे ही एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ जो होता है एक कोशिकीय जैसे स्पाइरुलिना, कोलेरा, सिनेडेस्मस, यह तीनों जो है यह एक एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है। एकल कोशिका प्रोटीन है स्पाइरुलिना, कोलेरा और सिनेडेस्मस। और देखिए यहाँ पर इत्यादि की कोशिका प्रोटीन युक्त होती है, यानी इन तीनों का जो कोशिका होता है वह प्रोटीन युक्त होता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है बायो रिएक्टर क्या है, यानी बायो रिएक्टर जो होता है वह क्या होता है। और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर, बायो रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें जीवित कोशिकाओं या एंजाइम से विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ का रूपांतरण किया जाता है, जिसे हम बायो रिएक्टर कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बायो रिएक्टर क्या है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर, बायो रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिससे, देखिए यहाँ पर, जिसमें जीवित कोशिकाओं या एंजाइम से विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ का रूपांतरण किया जाता है, उसे हम बायो रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूपांतरण किया जाता है जिसे हम बायो रिएक्टर कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में कम से कम एक दोस्त में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को इसका PDF व्हाट्सएप पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अणु प्रवाह संसाधन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है अणु प्रवाह संसाधन जो है वह क्या है। तो इसका आंसर देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले उसे पृथक्करण तथा शोधन किया जाता है, ठीक है। यानी उसका जो है पृथक्करण तथा शोधन किया जाता है, इसे ही अणु प्रवाह संसाधन कहते हैं। चलिए एक बार और मैं आप सभी को बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले उसे पृथक्करण तथा शोधन किया जाता है, इसे ही अणु प्रवाह संसाधन कहते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोल रहे PCR से आप क्या समझते हैं, यानी PCR जो होता है किसे कहते हैं, ठीक है। PCR से आप क्या समझते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर को हम देखते हैं। PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जीन के प्रतिकृति का संश्लेषण किया जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण यानी यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे PCR कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जीन के प्रतिकृति का संश्लेषण किया जाता है, और इसके लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे PCR कहा जाता है। देखिए PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जीन का प्रतिकृति का संश्लेषण किया जाता है, और जिस यंत्र में जिस उपकरण में किया जाता है उसे ही हम जो है PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जीन के प्रतिकृति
का संश्लेषण किया जाता है, इसके लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे पीसीआर कहा जाता है। यानी जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में जीन के प्रतिकृति के लिए, उस यंत्र को ही जो है हम पीसीआर कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है डायपॉन्च क्या है। ठीक है, डायपॉन्च क्या है, और ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, वैसा जंतु जो गर्मी तथा जाड़े दोनों मौसम में निष्क्रिय रहते हैं उन्हें डायपॉन्च कहते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, और इस प्रकार का भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसा जंतु जो गर्मी तथा जाड़े दोनों मौसम में निष्क्रिय रहते हैं उन्हें डायपॉन्च कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मेढक हो गया, केंचुआ हो गया, पौधे के जीवाणु और कवक। देखिए मेढक और केंचुआ को जो है आप गर्मी तथा जाड़े दोनों मौसम में देख सकते हैं, और पौधे के जीवाणु को भी देख सकते हैं और कवक को भी देख सकते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि डायपॉन्च मतलब इसका अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो वैसा जंतु जो गर्मी तथा जाड़े यानी दोनों मौसम में निष्क्रिय यानी दिखते हैं। ठीक है, और इधर उधर आप सभी को देखने को भी मिलते होंगे, आप सभी को पता होगा, उन्हें हम डायपॉन्च कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो है मेढक, केंचुआ, पौधे के जीवाणु और कवक। देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसका जो एग्जाम्पल है आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि पूछ दिया जाएगा कि आपसे निम्नलिखित में कौन डायपॉन्च है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन डायपॉन्च जंतु है, तो इस प्रकार पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आप यहाँ से बता ले जाओगे। ठीक है, तो आप इसके जो है उदाहरण को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोले रहे भूमंडलीय तापन क्या है, यानी भूमंडलीय जो तापन होता है वह क्या होता है। आप सभी को इसका आंसर बतलाना है। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, जब पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि का विचार जब विश्व स्तर पर किया जाता है तो उसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है भूमंडलीय तापन क्या है, यानी भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि का विचार, यानी जब पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होता है यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उसका विचार जो है हम विश्व स्तर पर जब करते हैं तो उसे ही हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, जब पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि का विचार जब विश्व स्तर पर किया जाता है तो उसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी से पैसा थोड़ी लेता हूँ, मैं आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। यही दो मैं आप सभी से बोलता हूँ। ठीक है, और आगे भी बोलता रहूँगा। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है, सेब को यानी सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं। यानी जो सेब होता है, जो फल होता है, उसको असत्य फल क्यों कहते हैं। ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट में भी दिया गया है। तो यही आप सभी को इसका जो है आंसर बतलाना है कि सेब को यानी सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वह फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से विकसित होता है उसे असत्य फल कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है सेब को असत्य फल क्यों कहते हैं, और यहाँ पर जो है असत्य फल का परिभाषा दिया गया है। वह फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से विकसित होता है उसे असत्य फल कहते हैं, और सेब का विकास जो है पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे असत्य फल कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि सेब का जो विकास होता है वह पुष्पासन से होता है। ठीक है, इसीलिए जो है सेब को असत्य फल कहा जाता है। तो चलिए एक बार मैं आप सभी को और समझा देता हूँ। वह फल जो अंडाशय के अलावा, जैसे देखिए अंडाशय के अलावा जो है
अंडाशय को छोड़कर बाकी सभी से जो बना होगा उसे हम असत्य फल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अंडाशय के अलावा पुष्पासन से बना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और सेब का विकास जो है पुष्पासन से, यानी पुष्पासन से बना है, इसीलिए इस ऐसे फल को जो है हम असत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेब का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ है? तो पुष्पासन से हुआ है, इसलिए इसे असत्य फल कहते हैं। वह फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से विकसित होता है उसे असत्य फल कहते हैं। और सेब का विकास जो होता है वह पुष्पासन से होता रहता है, न कि अंडाशय से होता रहता है। जब अंडाशय से होगा तो वह सत्य फल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो असत्य फल पूछा जा रहा है, इसलिए अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से बनता है उसे हम असत्य फल कहते हैं। देखिए यहाँ पर सेब का विकास पुष्पासन से होता है, इसलिए इसे जो है असत्य फल कहते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है कोलोस्ट्रम क्या है। ठीक है, कोलोस्ट्रम जो होता है वह क्या होता है, आप सभी को इसका आंसर बतलाना है। ठीक है, और ये भी प्रश्न देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर को हम देखते हैं। प्रसव के बाद प्रारंभिक दिनों में माता के स्तन से निकलने वाले दूध को कोलोस्ट्रम, देखिए यहाँ पर प्रसव के बाद प्रारंभिक दिनों में माता के स्तन से निकलने वाला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। इनमें अनेक प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यानी प्रसव के बाद जो होता है वह प्रारंभिक दिनों में माता के स्तन से निकलने वाला जो दूध होता है उसे ही हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उस दूध में जो होता है वह अनेक प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। और आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को बता दूंगा कि इसका जो है पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर आप सभी को इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को जो है वहाँ पर पीडीएफ से संबंधित सभी जानकारी आप सभी को दे दूँगा। देखिए इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है, बोला जा रहा है अवशेषी अंग किसे कहते हैं। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर को आप सभी को बतलाना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, वे सभी अंग जो जंतु में पहले से विकसित था, लेकिन देखिए वे सभी अंग जो जंतु में पहले से विकसित था लेकिन अब वह अंग जंतु के शरीर में बेकार अंग के रूप में मौजूद है। यानी अब अभी भी जो है वह अंग जंतु के शरीर में है, लेकिन किस रूप में है, तो बेकार अंग के रूप में मौजूद है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। ये देखिए बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोला जा रहा है अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो वे सभी अंग जो जंतु में पहले से विकसित था लेकिन अब वह अंग जंतु के शरीर में बेकार अंग के रूप में मौजूद है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप सभी से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को जो है हमारा सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है वह समय समय पर मिलता रहे। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो है 120 प्लस VBA सब्जेक्टिव का मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, केमिस्ट्री का भी 120 प्लस VBA सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, और बायोलॉजी का जैसा कि यह जो है बायोलॉजी का 4 नंबर वीडियो है, यानी चौथा वीडियो है, और इसमें भी जो है मैं 120 प्लस VBA सब्जेक्टिव करा रहा हूँ। यानी अगर आप इन टोटल सब्जेक्टिव की जो संख्या देखेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 360 प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी प्रश्न है, देख सकते हैं जैसा कि इसी तरह का जो है सभी में प्रश्न है, और अगर आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, सारा प्रश्न हमारे बताए गए वीडियो के माध्यम से ही पूछा जाएगा। तो यही आप सभी को मैं बतलाना चाहता हूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं
तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप हमारे चैनल से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का भी मैं यहाँ पर जो है आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसका भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।